नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज हम जो डिस्कस करेंगे, जिसकी मैं आपको जानकारी दूंगा, उसका जो अभी सब तरफ चल रहा है, जिसे कहते हैं पेंडेमिक, जो डिसीज़ अभी चल रहा है वो है वायरल डिसीज़, जिसको हम कोरोना के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो या कोविड या फिर कोरोना, तो इसका क्या हो सकता है आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उसके बारे में हम सोचेंगे। इसकी अगर आप सभी को पता है ये डिसीज़ कहाँ से आया है, किस तरह का है, क्या सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट क्या चलती है, इसमें सब रहता है। फिर भी मैं आपको एक जनरल जो इसमें हम यूज़ करते हैं या फिर इसको हम हैंडल करते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इसके जो डिसीज़ का रीज़न है वो तो वायरल का है, कोरोना का वायरस। और फिर अगर इसका अगर कुछ सिम्टम्स अगर कहेंगे, जो लक्षण अगर कहेंगे, तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग पाए जाते हैं। किसी किसी को बुखार रहता है, बुखार जो है वो सीवियर रहता है, 102, 103, 104 इस तरह का वो बुखार रहता है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है। कोई अगर आप गोली लेते हैं, एंटीपायरेटिक गोली अगर लेते हैं, तो उस समय के लिए कुछ हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए वो बुखार जो है, फीवर है, वो कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वो फिर से बढ़ के आता है। तो ये जो सादे सिंपल गोली से ये जो वायरल डिसीज़ है ये कवर नहीं होता है। फिर इसमें खांसी रहती है, किसी किसी को बलगम वाली खांसी रहती है, खांसने के बाद में बलगम बाहर आते हैं, कफ बाहर आता है, और किसी किसी में ड्राई कफ रहता है। रनिंग नोज़ भी रहता है, जिसको कंटिन्यूसली छींके आ रही है, स्नीजिंग, या फिर नाक से पानी बह रहा है, और हेडेक रहता है। तो या फिर कोई किसी को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी पाया जाता है। किसी को लूज मोशन आ गए या फिर लूज मोशन जैसी कंडीशन है, डिसेंट्री जैसा है, उस तरह का। और गले में जो है कंटिन्यूस ऐसा लगता है कि कफ वहाँ पे मौजूद है। तो ये सभी लक्षण अलग अलग एज के हिसाब से, जिनको कोई अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज़ है, कोई अगर कोई थेरेपी अगर उनको चल रही है, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा की कोई थेरेपी चल रही है, या फिर HIV की कोई अगर ट्रीटमेंट चल रही है पेशेंट में, और भी कोई डिसीज़ जिसको हम कहेंगे कि इम्यूनिटी जिसमें कॉम्प्रेस्ड रहती है, इम्यूनिटी कम रहती है, उस तरह की सभी डिसीज़, तो उनमें ये जो लक्षण जो है ये ज़्यादा पाए जाते हैं, या इसकी सीवियरिटी ज़्यादा रहती है। कफ अगर आया तो इनमें कफ जो जल्दी नहीं रुकता है, तो और जो इनमें कोई बीमारी नहीं है, पहले से कोई बीमारी मौजूद नहीं है जिनके शरीर में, उनको फिर ये जो कोरोना के जो सिम्टम्स है वो कम पाए जाते हैं, उतनी ज़्यादा सीवियरिटी इसमें नहीं रहती है सिम्टम्स में। तो और फिर बच्चों का भी वही रहता है, बच्चों में भी फीवर बहुत आता है, और बाकी के सिम्टम्स भी रहते हैं। तो एज ग्रुप के हिसाब से, और फिर आपको कोई पहले से ही कोई डिसीज़ मौजूद है आपके शरीर में, उसके हिसाब से ये जो लक्षण है ये कम ज़्यादा पेशेंट में पाए जाते हैं। और अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो आपका जो SpO2 लेवल रहे, जिसको ऑक्सीजन लेवल कहते हैं, वो 98, 99 इस तरह से रहना चाहिए। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से इसको नापते हैं, तो अगर 90 है या 80 है या 70 है, तो ये इसका मतलब है कि ऑक्सीजन थेरेपी की आपको अत्यंत आवश्यकता है, या फिर आपको तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी लगवाना बेस्ट रहेगा। पहला तो ये हो गया, जिसके कारण में आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल अच्छी बरकरार रहे, बनी रहे। बाद में आपका जो फीवर है वो मेंटेन आपको करना है, कि किस तरह आपका फीवर है वो कम हो जाए। और जो भी इसमें अभी रिकमेंड किया गया है थेरेपी का, जो नेशनल लेवल में या फिर WHO के माध्यम से जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो आपको चलता रहेगा। मैं उसके साथ में क्या हम आयुर्वेद की तरफ से क्या ऐड कर सकते हैं, या फिर क्या इसमें सोच सकते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप तो ये सभी ले रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक भी इसमें चलती है, कुछ और जो वायरल के लिए जो WHO ने रिकमेंड की है, ड्रग्स जो रिकमेंड की है, दवाई जो रिकमेंड की है, वो भी चलती रहती है, ऑक्सीजन भी चलते रहता है। लेकिन उसके साथ में हम आयुर्वेद के संदर्भ में क्या दे सकते हैं,
आयुर्वेद का योगदान क्या हो सकता है इसमें, तो मैं उस डायरेक्शन में आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि ये तो अभी 1 साल के ऊपर हो गया है कोरोना का, अपने ये पेंडेमिक है, लेकिन अभी भी उसके जो पेशेंट है, अगर हम आज की बात करें तो अभी भी पेशेंट जो है वो कम तो नहीं हुए हैं, बढ़ ही रहे हैं। जो नंबर है, पहले तो बीच में कम उसका जो ग्राफ था वो कम आ रहा था, डिक्लाइन आ रहा था, लेकिन अभी जो है इसका ग्राफ जो है और नंबर ऑफ़ पेशेंट रोज़ाना बढ़ रहे हैं। तो भी मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना के संदर्भ में, जो दूरी बनाए रखनी है, फिज़िकल डिस्टेंस जो बनाए रखना है, मास्क का जो है कि मास्क पहनना और फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करना बार बार, तो इस तरह की जो चीज़ है वो आपको कई महीनों तक, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कितने महीने तक ये है अभी सिचुएशन, लेकिन कई महीनों तक आपको ये तो पालन करना ही है। उसके साथ में हम क्या दे सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं अपने तरफ से, तो मैं आपको ये आज बताऊंगा। कुछ मैं दवाई का नाम अभी बताऊंगा आपको। ये दशमुड़ है, दशमुड़, बेल मगज, तालिश पत्र, भारंगी, यह है पुष्कर मूल। इसका जो चरक संहिता में है वर्णन है, हिक्का श्वास कास पार्श्वशूल हराणाम, तो पुष्कर मूल। ये है पिप्पली का मूल। ये ज्येष्ठमध है, मधुएष्टि या ज्येष्ठमध। अगर आपका जो कफ जो है, बलगम जो है, वो अगर चिपका हुआ है, चिपक के है, वो नहीं निकल रहा है, तो एष्टि मधु का उपयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। ये है काकड़ श्रृंगी, इसको कर्कट श्रृंगी भी कहते हैं, काकड़ श्रृंगी को। यह है कचोरा, कचोरा। ये वेखंड, ये है सुंठ, ये है सीतोपलादि, ये है अजमोदा, ये अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म में अलग अलग रहता है, शतपुटी रहता है, सहस्त्रपुटी रहता है, उसमें सहस्त्रपुटी भी यूज़ करते हैं। देवदारू, गुड़वेल, गुड़वेल जो है, गुड़वेल का सत्व। और ये है पित्त पापड़ा, आपको अगर नाम दिखाया है पित्त पापड़ा, गुड़वेल और पित्त पापड़ा। और ये फिर मीरे, और ये नागरमोथा, नागरमोथा। तो ये कुछ मैंने जो दवाई है वो आपको दिखाई है। तो ये दवाई आपको खुद से नहीं लेनी है, ये आपके नज़दीक में जो भी प्रैक्टिशनर है उनके पास आप जाके उनके सलाह से आपको ये दवाई लेनी है। सिर्फ आपको जानकारी हो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जो माइल्ड अगर सिम्टम्स है जिन पेशेंट में, जिनकी हेल्थ अच्छी है, जिनको कोई कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, उन पेशेंट में डॉक्टर की सलाह से, जो भी आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है उनकी सलाह से आप इस दवाई को चला सकते हैं। इसमें जो मुस्ता और परपटक मैंने बताया आपको, पित्त पापड़ा या परपटक, तो मुस्ता परपटके ज्वरे, ऐसा चरक संहिता में आया। चरक संहिता ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, इसलिए मैं आपको, जिनको पता नहीं उनके लिए जानकारी, कि मुस्ता और परपटक है, ये ज्वर में अच्छा कार्य करता है। गुड़वेल का सत्व जो है ये अच्छा कार्य करता है आपका फीवर है तो, और अभ्रक भस्म इसमें अच्छा कार्य करता है। कोई अगर आपको इसमें कुछ सुवर्ण के कल्प अगर ऐड करने हैं तो श्वास कास चिंतामणि, ये जो दवाई है ये यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है मार्केट में, 10-10 गोलियों की डब्बी आती है इसकी, तो आप इसको भी एक ऐड कर सकते हैं। बाद में जो अभ्रक भस्म है वो आप सहस्त्रपुटी भी इसमें ले सकते हैं। और नस्य का मैं इसमें एक आपको बताऊंगा कि अनु तेल है, षडबिंदु तेल है, या पंचेंद्रिय वर्धन तेल है। ये तीनों में से कोई भी आप इसको, आपके जो सलाह देंगे आपके नज़दीकी फिजिशियन, तो ये भी आप नाक के द्वारा ड्रॉप ले सकते हैं। गार्गल में भी अगर आपको कफ जो है वो निकालना है तो एष्टि मधु का फांट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपका जो कफ जो है जो गले में है वो आप निकाल सकते हैं उसमें। बाद में कोई अगर कैप्सूल रहती है जिसको हम वाफारा लेने में हम यूज़ करते हैं, गर्म पानी में इसको कैप्सूल को डाल दिए, उसमें पुदीना का तेल रहता है,
और फिर कुछ नीलगिरी का तेल रहता है। तो ये अलग अलग तरह के जो तेल है इसको मिला के वो कैप्सूल बनती है, जो वेपराइज करने के लिए, वेपराइज़र या फिर नेबुलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो उसको नेबुलाइज तो नहीं है, वो मशीन में नहीं डाल सकते वो कैप्सूल को, लेकिन हम उसका वाफारा ज़रूर ले सकते हैं। गर्म जो पानी रहता है उसको आपने उबाल दिया और उसमें वो कैप्सूल छोड़ के आप उसका वाफारा भी ले सकते हैं। और साथ में आप च्यवनप्राश या फिर पिप्पली का प्राश, पिप्पली भी का उसका भी प्राश आता है पिप्पली का, जिसको हम वर्धमान पिप्पली कहते हैं। तो उस तरह का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भल्ला तक के अंदर जो बी रहता है, जिसको एक वर्ड आता है गोड़म्बी करके, तो भल्ला तक बीज, तो ये भी इसमें अच्छा कार्य करता है, भल्ला तक भी। तो आप इसको भी ले सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मैंने अभी तक आपको दवाई जो बताई है वो आपको खुद से नहीं लेनी है। ये आप अपने नज़दीक के कोई भी फिजिशियन है उनके पास जाके आप ये ट्रीटमेंट का पार्ट कर सकते हैं। पत्ते के बारे में मैं बताऊंगा, तो खट्टी चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। खट्टा जो दही है या फिर अचार है, नींबू है, मैं ये पूरी तरह अवॉइड बताऊंगा आपको बाकी का जो है जो जूस अगर ले सकते हैं आप अदर फ्रूट का तो आप लीजिए, जिसको हम जैसे कि पोमेग्रेनेटी जो है, दाड़िम जिसे कहते हैं, अनार, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसका पोमेग्रेनेटी का जूस ले सकते हैं आप इसमें। तो अलग अलग तरह का जो लिक्विड डाइट है वो आप ले सकते हैं। नारियल का पानी पीना रहा या फिर जो अनार का जूस रहा, उस तरह का आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन आपको ठंडी चीज़ों से बचना है। ठंड जो पदार्थ है, जो भी चीज़ें हैं जिनका वीर्य जो है, वीर्य मीन्स प्रॉपर्टी, ये वर्ड जो है वीर्य, ये संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग है प्रॉपर्टी, जिनका शीत गुणात्मक प्रॉपर्टी है, जो शीत वीर्यात्मक खान पान में रहे या कुछ आपके नज़दीक में कोई वातावरण में रहे, तो इससे आप बचे रहिए, अवॉइड करिए खान पान में भी। और उष्ण जो है उसको आप लेते रहिए। आपके सबके घर में तुलसी का पौधा रहता है, मरीच रहता है, मिरे रहता है, हळद रहती है, हल्दी जिसे कहते हैं, वो रहती है आपके घर में। ये सभी चीज़ें आपके घर में है। अदरक आपने अगर सुना होगा तो जिंजर जो है वो भी रहता है। तो ये भी आप इसको शुरुआती कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको लाभ मिलता है। इसीलिए आपका जो कफ है वो कफ आपके अंदर में ना बना रहे, आपका कफ वो एक्सपेल हो, बाहर निकल जाए, वही आपको मेन टारगेट रखना है कभी भी ट्रीटमेंट के पार्ट में। और आपको ये जैसी सिम्टम्स लगे तभी आपको ये ट्रीटमेंट का पार्ट है शुरू करना है। ऐसा नहीं कि हम 5-6 दिन बाद जाते हैं तब दिखाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि ये कुछ ना कुछ अलग है हमारे शरीर में आ रहा है, गले में खरश जैसा है, बुखार कम नहीं हो रहा है, छोटी मोटी गोलियों से आराम नहीं हो रहा है, तो ये आप इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको इसको जितना जल्दी हो सके आप टेस्ट करवा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय रेड।